चलो अब है हमारा रोल ऑफ नेपोलियन। हालांकि रोल ऑफ नेपोलियन आपके बुक में टॉपिक नहीं है, टॉपिक है कंक्लूजन। क्या टॉपिक है? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है वही हम लोग यहाँ पे टॉपिक बना लिया अपना। रोल ऑफ नेपोलियन क्या है? राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन पहले देखते हैं कि किस प्रकार से नेपोलियन आया और किस प्रकार से वो गया, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। यानी कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का क्या घोषित कर दिया? एम्पायर। एम्पायर का मतलब कह लो राजा, एकदम राजा घोषित कर दिया अपने आप को, ठीक है ना। लेकिन नेपोलियन जो था ना वो मोनार्की नहीं था, नेपोलियन डिक्टेटर था। यानी कि मिलिट्री का ये क्या था? हेड था, समझ गए? अपने आर्मी का ये हेड था। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को वहाँ का एम्पायर घोषित कर दिया, अपने आप को शासक वहाँ का घोषित कर दिया। कब? 1804 में अपने आप। सोचो, अपने आप ये घोषित कर दिया कि हम यहाँ के आप राजा हैं। अब देखो वही तो पढ़ना है इसमें, प्रोटेस्ट किया कि प्रोटेस्ट नहीं किया, यही हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं तो नेपोलियन जब वहाँ पे आया। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, नेपोलियन वहाँ पे कब आया? 1804 में आया। और ये वो दौर था, याद करो, जब डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में नोक झोंक हो रहा था। उसी मौका का फायदा कौन उठा लिया? नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने कहा कि तुम दोनों से देश नहीं चल रहा है, अब हम चलाएंगे। तो उस समय डेट क्या हो रहा था हमारा? 1804 डेट हो रहा था। तो 1804 में क्या कर दिया? ये फ्रांस में आया और अपने आप को फ्रांस का करता धरता जो भी था वो अपने आप को घोषित कर दिया, अपने आप। कोई इसको बोला भी नहीं कि आप हमारा राजा बन जाइए, नहीं, अपने आप आया, अपने आप को यहाँ का राजा घोषित कर दिया इन्होंने। आगे क्या हुआ देखो यहाँ पे, ही कॉन्क्योर्स नाइबरिंग यूरोपियन कंट्रीज एंड वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। इन्होंने यूरोपियन कंट्री में जितने भी छोटे मोटे देश हैं ना, जैसे फ्रांस, फिर से उसके बाद फिर हमारा ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ये सब जितने भी हैं आसपास के, उन सारे कंट्री को इन्होंने जीत लिया था। यूरोप हमारा क्या है? मेनली ग्रुप ऑफ कंट्री है हमारा। जैसे एशिया हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्री है। उसी प्रकार से यूरोप में जो हमारे ग्रुप ऑफ कंट्री हैं उनमें अधिकतर कंट्री को नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत लिया था, यानी कि अपने अंडर में उन्होंने कर लिया था। समझ रहे बात को? और जहाँ जहाँ जिस कंट्री को उन्होंने जीता वहाँ वहाँ अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ का शासक बनाते चला गया। जैसे मान लो उन्होंने प्रूसिया को जीता होगा, मान लो, तो प्रूसिया में अपने मामा को बना दिया राजा वहाँ का, मामा जी आप प्रूसिया को संभालिए। ऑस्ट्रिया को जीता होगा, अपने भतीजा को बना दिया होगा, जा बेटा तुम इस पे राज करो। मतलब कि जहाँ जहाँ ये जीता ना वहाँ वहाँ अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ पे बैठाते चला गया, किसी और को नहीं दिया, अपने फैमिली मेम्बर को दिया। सोचो सोच रहे हो बात को, समझ रहे हो? तो जहाँ जहाँ इन्होंने जीता अपने नेबरिंग कंट्री को, इन्होंने जहाँ जहाँ जीता यूरोप के नेबरिंग कंट्री जितने भी थे और जिनको भी इन्होंने जीता वहाँ वहाँ अपने फैमिली मेम्बर को वो इस्टेब्लिश करते चले गए, ठीक है ना, वहाँ का शासक बनाते चले गए। नेपोलियन सॉ हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को मानता था कि हम यूरोप का मॉडर्नाइजर है, यानी कि यूरोप को हम मॉडर्न बना सकते हैं, यूरोप को हम एक अलग रास्ते में लेके जा सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, समझ गए? तो नेपोलियन अपने आप को क्या समझता था? मॉडर्नाइजर समझता था। कहाँ का? यूरोप का। मतलब ये अपने आप को समझता था कि हम यूरोप को ना एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जा सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव यूरोप हम बना सकते हैं। मॉडर्नाइजर समझता था, यानी कि इसको मॉडर्न युग में हम लोग लेके जा सकते हैं, ये समझता था। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, देखो शुरू में जब नेपोलियन फ्रांस में आया ना, बिल्कुल लोगों ने इसको राजा के रूप में, हालांकि देखो जब, सुनो पहले मेरे बात को ध्यान से, जब डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में नोक झोंक हो रहा था तो उसके बीच का फ़ायदा कौन उठा लिया? नेपोलियन उठा लिया। बोला कि देखो तुम लोगों से राज चल नहीं रहा है, तुम लोग कंट्री फ्रांस को अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हो, अब हम करेंगे। ये आया यहाँ पे अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब जब इन्होंने राजा घोषित किया ना तो ये फटाफट कुछ नए नए अच्छे अच्छे कानून लागू कर दिए इन्होंने। देखो ये बड़ा चालाक आदमी था। सबसे पहली बात तो ये कि जब फ्रांस में ये आया ना तो कुछ नए नए स्टेप इन्होंने लिया। सबसे पहला स्टेप ये लिया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो तुमको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा
कि आज यदि आपके पास ज़मीन है अपना पैसे से ख़रीदा हुआ, यदि आपके दादा परदादा छदादा ने ज़मीन खरीद के वहाँ पे घर बना लिया है और आप वहाँ पे रह रहे हैं, हालांकि पैसे से आपका बना हुआ है ज़मीन, जो ज़मीन है जो उस पर आप बिल्डिंग बनाए हैं वो उसमें पैसा आपका लगा हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कभी भी वो ज़मीन आपसे छीन सकती है। ये उसके पास राइट है। कभी भी हो सकता है कि आपके घर के नीचे सोना का खदान मिल जाए तो आपको वहाँ से हटा सकती है वो तुरंत, आपको हटना पड़ेगा, ये नियम है। हाँ, कंपनसेशन तो देगा वो, वही बता रहे हैं कि यदि वो आपको हटाएगा, ये गवर्नमेंट के पास इंडिया में आज राइट है कि आपको कहीं कभी भी आपको कहीं से हटाया जा सकता है, लेकिन यदि हटाएगा तो ये भी नियम में है कि हटाएगा तो उसका मूल्य जितना भी होगा, उसका कीमत जितना होगा उसको आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदा हुआ है और उस ज़मीन पे आपने घर बनाया हुआ है, यदि आपको वहाँ से हटाया जा रहा है तो जितना ज़मीन का प्राइस है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपने जितना खर्च किया घर बनाने में उतना आपको मिलेगा, ये भी नियम में है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपको अपने प्रॉपर्टी का अभी भी अधिकार नहीं है, सरकार जब चाहे तब वो आपसे ले सकती है। यानी कि आपका आपका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वो आपका प्राइवेट नहीं है, वो सरकार कभी भी ले सकती है, ये इंडिया में सिस्टम है। लेकिन नेपोलियन ने फ्रांस में कहा कि नहीं, आपने जो खरीदा है ना वो आप ही का है, वो कोई नहीं ले सकता है। कोई भी फ्रांस में राजा बन जाए, कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाए, वो आपका प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। तो लोगों को लगा ये तो सही कह रहा है यार, अच्छा बात है ये, क्योंकि देखो कोई भी इंसान यदि अपने पैसे से यदि ज़मीन खरीदा है, घर बनाया है, उसका क्या इच्छा हो सकता है कि भाई ये हमारा है, हमको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता है, ये हो सकता है ना। तो हालांकि पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले फ्रांस में ये सिस्टम था कि यदि सरकार को ज़रूरत पड़ा तो आपका ज़मीन नहीं लेगा, लेकिन नेपोलियन आया ना तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई भी आपका ज़मीन नहीं ले सकता। तो अब ज़रा सोचो, क्या नेपोलियन जो ये कर रहा था, क्या लोगों को ये अच्छा लगा होगा कि बुरा लगा होगा? अच्छा लगा होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लोगों को अपने प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार दे दिया कि ये आप ही का रहेगा, ये किसी का नहीं होने वाला है। तो लोगों का लगा ना, अरे यार ये तो राजा अच्छा है एकदम, ये हमारे भलाई के बारे में सोचता है, समझ रहे बात को। तो लोगों को लगा कि ये राजा ठीक है, ये हमारे बारे में सोचता है। उसके बाद दूसरा चीज़ इन्होंने जो सबसे सेकेंड में इन्होंने लागू किया, वो एक कॉमन वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम लाया। फ्रांस में पहले ना नापने तोलने का जो तरीका था ना वो अलग था। जैसे मान लो यदि हमारा ये पटना है तो पटना में राजवंशी नगर अलग है, शिवपुरी अलग है, शास्त्री नगर अलग है, पुनाईचक अलग है। यदि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो आपको हो सकता है कि जो सामान आपको 1 kg शास्त्री नगर में मिला है, उसी को जब आप पुनाईचक में जाके तोलेंगे तो वो 800 ग्राम निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि वेट एंड मेजरमेंट का तरीका अलग था। हो सकता है कि जो 1 मीटर कपड़ा आपने पुनाईचक में खरीदा है, वही 1 मीटर कपड़ा जाके आपका 2 मीटर बन जाए शिवपुरी में। ये सिस्टम था वहाँ पे, यानी कि एक कॉमन वेट और मेजरमेंट का सिस्टम नहीं था। समझ रहे हो बात को? फ्रांस में सिस्टम था पहले, और तुमको जान के ये बड़ा आश्चर्य भी होगा कि वहाँ पे करेंसी भी अलग अलग था। यूरोप में क्लास 10th में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप, हालांकि हमारा यूरोप में ही हमारा फ्रांस आता है, उस समय पे ना फ्रांस में सॉरी यूरोप में 32 करेंसी चलता था। 32 करेंसी, सोचो 32, समझ रहे हो बात को? 32 करेंसी चल रहा था उस समय पे, उसको हटा के 2 करेंसी कर दिया गया। तो वही सिस्टम फ्रांस में भी था। फ्रांस में वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था ना वो बहुत ही अलग अलग था। कहीं पे कोई और है सिस्टम, केजी वाला है, कहीं पे कोई और सिस्टम है, कहीं पे 1 मीटर कपड़ा 10 मीटर बन जा रहा है, कहीं पे 10 मीटर कपड़ा 1 मीटर बन जा रहा है, कहीं पे 1 kg 10 kg बन जा रहा है, कहीं पे 10 kg 1 kg बन पा रहा है। हाँ बिल्कुल, यही तो तरीका था वहाँ पे। अब जब डिफरेंस आया ना, जैसे मान लो यदि हम 1 मीटर कपड़ा खरीदे, पुनाईचक में 1 मीटर कपड़ा खरीदे, हमको पड़ गया 50 रुपये मान लो, ठीक है ना। और वही 1 मीटर कपड़ा जब हम खरीदेंगे जाके शिवपुरी में तो 50 रुपये नहीं पड़ेगा, हो सकता है 100 रुपये पड़ जाए, और हो सकता है वो 1 मीटर के बदले हमको 5 मीटर दे दे। समझ रहे बात को? तो वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम वहाँ पे सेम नहीं था। तो नेपोलियन बोनापार्ट आया ना तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेम रहेगा। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए सेम। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये बड़ा अच्छा राजा है ना। क्योंकि देखो लोगों को भी ना बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। वो यदि एक जगह से लेकर दूसरे जगह अपने सामान को पहुंचाते थे ना, या तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता था या तो उसका वैल्यू बहुत ही घट जाता था, तो लोगों को बहुत परेशानी होता था। तो नेपोलियन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब एक सिस्टम रहेगा। तो लोगों को लगा यार ये तो राजा बड़ा अच्छा है, एक के बाद एक नया नया कानून लागू करता जा रहा है हमारे भलाई के लिए। लेकिन जितना ये चालाक आदमी, जितना ये अच्छा था ना, उतना बुरा भी था। पता ना, हर एक इंसान का दो चेहरा।
है ना। मगरमच्छ का आंसू दिखाने का अलग होता है, एक और अलग होता है ना। खैर वही बात था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में तो नेपोलियन को लोगों ने समझा लिबरेटर, मतलब कि ये एक ऐसा राजा है जो कि हम सभी को आज़ादी प्रोवाइड कर सकता है, पूरा का पूरा फ्रीडम दे सकता है। ये जो राजा है ना, ये नेपोलियन से अलग है। लोग समझ रहे थे क्या, ये नेपोलियन से, सॉरी नेपोलियन नहीं, लुइस 16 से ये अलग है। क्योंकि देखो लुइस 16 हमेशा क्या कर रहा था, केवल टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचता था, है ना। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा राजा साबित हुआ जो कि लोगों के भलाई के बारे में सोच रहा था। फिलहाल अभी तक लोगों को लग रहा था कि नहीं ये राजा ठीक है, ये हमारे भलाई के बारे में सोचता है। आगे बट सुन, लेकिन बट सुन द नेपोलियनिक आर्मीज कैम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। लेकिन बाद में ये अपना रंग रूप जो था ना वो दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जब ये आया ना तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लेके आया, उसके बाद कॉमन वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम लेके आया, तो लोगों को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा राजा है भाई, है ना। लेकिन इसके आर्मी लोग ना बाद में अपना क्रूरतापन जो था वो दिखाना शुरू कर दिए, यानी कि लोगों को परेशान करना, लोगों को टॉर्चर करना। अब देखो आपने इतना नया सिस्टम लागू किया, ठीक है, यदि आपका आर्मी वाला भी ठीक रहा था, यदि आपका करेक्टर भी ठीक रहा था, आपका चरित्र ठीक रहा था, तो बिल्कुल लोग आपको एक अच्छा राजा के रूप में देखते। लेकिन इन्होंने अपना चाल जो था वो दिखाना शुरू कर दिया था, यानी कि लोगों को टॉर्चर करना, लोगों को परेशान करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो जाके लोगों के द्वारा ये फिर नफरत भी किए जाने लगे। तो जो पहले एकदम मसीहा के रूप में आया था सामने, लोगों ने फिर उनको नफरत भी करना शुरू कर दिया। नफरत केवल एक ही कारण से किया, इनका चरित्र ठीक नहीं था, मतलब कि लोगों को ये परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, इस प्रकार का, ठीक है। लेकिन बाद में वाटरलू एक जगह है, वाटरलू में 1815 में इनको हरा दिया गया, समझ में आ गया बात। लेकिन ये नेपोलियन इतना पावरफुल कंट्री था ना, सॉरी कंट्री नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट इतना पावरफुल डिक्टेटर था कि इनको हराने के लिए तुमको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 2-3 कंट्री साथ मिला तब जाके इसको हरा पाया। वो कंट्री का हमको नाम याद नहीं आ रहा है, कभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे। नेपोलियन बोनापार्ट इतना शक्तिशाली इंसान था, इतना आर्मी इसका तगड़ा था, इतना इसके पास पावर था, इतना हथियार था कि इसको हराने के लिए 2-3 कंट्री आपस में मिला तब जाके इसको वाटरलू में हरा पाया 1815 में। बहुत पावरफुल आदमी था ये, इसीलिए लोगों को लगा ना कि ये तो मतलब शुरू में बहुत अच्छा सा आदमी है, मसीहा है हमारा, लेकिन बाद में अपना कैरेक्टर दिखाना शुरू कर दिया था। तो याद रखना वाटरलू में 1815 में इसको हरा दिया गया था। हम एक बार तुम लोगों को बता देंगे कि कौन कौन सा कंट्री साथ में मिलकर इसको हराया था। हालांकि हमको रिवाइज नहीं कर पा रहे, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमको याद है 2-3 कंट्री साथ में मिला था तब जाके इसको हरा पाया था, क्योंकि बहुत पावरफुल था, ठीक ना। चलो ये यहाँ तक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझ में आ गया। यहाँ तक यदि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में मालूम चल गया, यदि पूछा जाए तो इतना बता देंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलो यहाँ तक में कहीं पे कोई समस्या नहीं ना। ये था हमारा रोल ऑफ नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन्स फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमको क्या लेसन मिलता है, क्या सीख मिलता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। और ये भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, कंक्लूजन करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लिए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।